हेलो एवरीवन, टुडेज़ टॉपिक इज़ एल्कली मेटल्स। अगर आप 11th क्लास या बीएससी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक में ये टॉपिक ज़रूर होगा। एल्कली मेटल्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्षार धातुएं होती क्या हैं और इनको क्षार धातुएं कहा क्यों गया है, एल्कली मेटल्स इनको कहा क्यों गया है। ठीक है, देन इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, दिखने में कैसी होती हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब जानेंगे। इसके बाद हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे एंड देन लास्ट हम देखेंगे इसका पीरियोडिक ट्रेन। जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब में क्या ट्रेंड आता है, तो इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एल्कली मेटल्स की डेफिनेशंस किस तरह से हम लिखेंगे। तो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स एनी ऑफ द 6 केमिकल एलिमेंट्स दैट मेक अप ग्रुप फर्स्ट या फर्स्ट ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नेमली लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। मतलब कि ये 6 एलिमेंट्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में हम इसका नाम दिया है एल्कली मेटल्स। और इस कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है? फर्स्ट ए या ग्रुप 1 में ये प्रेजेंट होती हैं। इनको एल्कली मेटल्स क्यों कहा गया है? द एल्कली मेटल्स आर सो कॉल्ड बिकॉज रिएक्शन विद वाटर फॉर्म्स एल्कलीज। मतलब जब हम इनकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनाती हैं? ये एल्केलाइज बनाती है। एल्केलाइज का मतलब क्या होता है कि ये कैपेबल होते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के। और आप सभी जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि ये एल्कलीज बनाते हैं, मतलब ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन के बाद हम देख लेते हैं कि इनका एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। तो एल्कली मेटल में जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है हमारा लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 1s2 2s1। ठीक है, इसके बाद आता है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके बाद पोटाशियम में 4s1 आता है, रुबिडियम में 5s1 आता है और सीजियम में आता है 6s1। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि एल्कली एलिमेंट्स यानी कि लिथियम टू सीजियम सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ऑर्बिटल में पड़ रहा है? 2s1 में, यानी कि s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होता है, जहाँ पे n क्या होता है? कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, 2 जिसकी वैल्यू होती है 2 से लेके 6 तक, 2 to 6। ठीक है, इसके बाद इन बेसिस पे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया, दे हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ns1। मतलब कि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है जो लास्ट की जो क्लास होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ns1 होगा। ठीक है, अब ns1 है तो ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर जाएगा, यानी कि सिंगल पॉजिटिव आयंस ये बनाता है। तो M4 मेटल है, यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M पॉजिटिव आयन। मतलब कि इनके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है जिसको ये इजीली लूज कर देते हैं और जिस वजह से ये सिंगल पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिएक्ट वेगरसली विद वाटर टू फॉर्म M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस एंड हाइड्रोजन गैस। मतलब अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो ये क्या बनाएगा? मेटल पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, या अगर हम कहें तो हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। ठीक है, इसके बाद है रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अगर हम इनकी रिएक्शन एयर के साथ करा दें या अगर हम इनको एयर में ऐसे ही छोड़ दें तो ये एयर के साथ या एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि लिथियम अगर ऑक्साइड बनाएगा तो वो क्या बनाएगा? Li2O। ठीक है, जबकि सोडियम एक पेरोक्साइड भी बना लेता है Na2O2। ठीक है, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम जो होंगे ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं MO2 टाइप। ठीक है, सुपर ऑक्साइड। इसके बाद बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या लिखना है आपको, आप इसको पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं और आप इसको नोट भी कर लेना। द एल्कली मेटल्स आर ऑल शाइनी, सॉफ्ट, हाईली रिएक्टिव मेटल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर and readily lose their outermost electron to form cations with charge
+1। मतलब कि जितने भी एल्कली मेटल्स या जितनी भी क्षार धातुएं होती हैं ये सभी क्या होंगी, शाइनी होंगी, सॉफ्ट होंगी, हाईली रिएक्टिव होंगी और हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। और इसके बाद इनके पास क्योंकि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोस्ट शेल में एस ऑर्बिटल में, तो इसको ईजिली रिमूव करा के या डोनेट करके या जैसे भी इनका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाता है और +1 चार्ज कैटायन ये बनाता है, यानी कि सिंगल पॉजिटिव कैटायन ये बनाता है। ठीक है, इसके बाद दे कैन ऑल बी कट ईजिली विद ए नाइफ ड्यू टू देयर सॉफ्टनेस एक्सपोजिंग ए शाइनी सरफेस दैट ए टर्निशेज रैपिडली इन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। मतलब कि ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको ईजिली नाइफ से कट कर सकते हैं। अब कहने को तो मेटल है लेकिन सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक वैक्स, जैसे वैक्स या कैंडल को हम काट सकते हैं नाइफ से या कट कर सकते हैं, इसी तरह से इनको हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, अभी मैंने बताया दो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी मैं बता चुकी हूँ आपको पहले कि ये वाटर के साथ, तो वाटर आपको कहाँ मिलेगा, एयर में मिल जाएगा। किसमें, किसकी फॉर्म में मिलेगा, मॉइस्चर की, तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। इस वजह से क्या होता है, ये इस तरह की प्रॉपर्टी को पोजेस करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी। अब हाई रिएक्टिविटी ही है ये प्रॉपर्टी जो है इनकी हाई रिएक्टिविटी ही है, मतलब इजीली एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन करना ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से इनको हम क्या करते हैं, ऑयल में रखते हैं। ऑयल में क्यों रखते हैं, ताकि ये एयर के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ना बना ले। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे और या अगर आप 11th के स्टूडेंट भी होंगे तो आपने देखा होगा जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, इग्निशन ट्यूब में हम सोडियम पीस को तब तक हीट करते हैं जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाए। रेड हॉट होने का मतलब है कि वो अच्छे से इग्नाइट ना हो जाए, तब जाके हम उस इग्निशन ट्यूब को वाटर में ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर हमारा थोड़ा सा भी पीस उस इग्निशन ट्यूब में रह जाता है वो तुरंत बर्न करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें सोडियम पीस रह गया और जिस वजह से उसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन करी और हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि इनको हम कहाँ रखेंगे, हमेशा ऑयल के साथ, ऑयल में रखते हैं हम, ताकि ये आसानी से ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ना बना ले। ठीक है, और दूसरी बात, इनका अकरेंस क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं या किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड नेचुरली अकर्स इन सॉल्ट, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड नेवर एज द फ्री एलिमेंट। अगर हम नेचुरली इनकी अकरेंस की बात करें तो ये हमेशा नेचर में सॉल्ट की फॉर्म में मिलेंगे, ये फ्री एलिमेंट की फॉर्म में हमें नहीं मिलते। जैसे सोडियम का सभी को पता है, सोडियम कैसे मिलता है, सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, all the alkali metals react with water with the heavier alkali metals reacting more vigorously than the lighter ones। तो ये पॉइंट आपको इस वीडियो में बार बार देखने को मिलेगा कि सभी एल्कली मेटल्स जो होते हैं वाटर और एयर के साथ आसानी से रिएक्ट करते हैं और हैवियर एल्कली मेटल्स ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ लाइटर वंस। मतलब अगर मैं लिथियम और सोडियम की बात करूँ तो सोडियम बहुत जल्दी से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, जबकि लिथियम करेगा तो लिथियम भी लेकिन उससे कम। ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, दो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि ये एयर की ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के साथ फ्री ऑक्सीजन या फिर एयर की ऑक्सीजन ले लो, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ही इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तीसरा आप ले लेना यहाँ पे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन से डायरेक्ट कंबाइंड करते हैं। ठीक है, एल्कली मेटल्स कंबाइंड डायरेक्टली विद हाइड्रोजन ऑन जेंटल हीटिंग एंड फॉर्म क्रिस्टलाइन कलरलेस कंपाउंड नोन एज मेटल हाइड्राइड। मतलब कि सभी एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन करके क्रिस्टलाइन हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्राइड्स बनाते हैं। These ionic compounds are composed of alkali metal
पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव हाइड्राइड आयंस। मतलब कि जो हाइड्राइड बने हैं, जो आयनिक कंपाउंड बने हैं, किससे मिलकर बनते हैं? मेटल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव हाइड्राइड, यानी कि H नेगेटिव आयन और मेटल पॉजिटिव आयन से बनते हैं। तो रिएक्शन यहाँ पे मैंने दिखाई है आपको, M+H2, M4 कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है, M+H2 इज इक्वल्स टू MH। अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल सोडियम ले लूँ तो क्या बनेगा? NaH बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे वाटर के साथ भी अगर इसकी रिएक्शन दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बनता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दीज हाइड्राइड्स आर इजीली डिकम्पोज बाय वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो यानी कि ये सभी मेटल्स हाइड्रोजन के द्वारा आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं, और इसी के साथ क्या बनता है? हमारा हाइड्रोक्साइड्स बनता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है सोडियम का, इसी तरह से आप लिथियम का भी ले सकते हैं। ठीक है, पोटाशियम का भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। तो 3 मैंने बता दी हैं, और इसके अलावा आप इसका सॉल्ट फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। तो पीरियोडिक ट्रेंड में फर्स्ट आता है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही पूरा टॉपिक एक वीडियो में बताया था। आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ट्रेंड करता है। तो अब अगर हम एल्कली मेटल्स की बात करें तो ये ग्रुप में आते हैं ना, तो ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या होता है? वैल्यू डिक्रीज़ करती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, जैसे ही हम अप टू डाउन आते हैं। ठीक है, तो यही इसमें आएगा, इसी में भी मतलब इस ग्रुप में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, द NS1 इलेक्ट्रॉन इज सो वीकली हेल्ड विद द न्यूक्लियस दैट इट कैन बी रिमूव्ड वेरी इजीली, डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप में क्या होता है, लिथियम टू सीजियम अगर हम आएंगे एल्कली मेटल्स में ग्रुप में नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। इसके अलावा भी एक और पॉइंट है कि इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है लो होती है। लो मतलब क्योंकि ये पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पीरियड की तो पीरियड में फर्स्ट एलिमेंट हमारा लिथियम पड़ेगा, सेकंड पीरियड में हमारा सोडियम पड़ेगा। तो हम बताते हैं जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते हैं हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये पीरियड के फर्स्ट एलिमेंट हैं। अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड इन्हीं से शुरू होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसलिए इनकी वैल्यू कम होती है और अप टू डाउन आने पे डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, सेकंड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी मैंने आपको पूरा टॉपिक एक वीडियो में बताया था। तो कैसे बताया था कि अप टू डाउन अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होगा। एल्कली मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to lose their NS1 electron and hence have electropositive character. Because of these electropositive character, these metals have very little electronegative character. ठीक है, तो क्योंकि ये सभी मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा रहे हैं, जिस वजह से ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। इनका कैरेक्टर कैसा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से ही इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो वेरी लो होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत छोटी होती है। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक ट्रेंड। इसके अलावा आप इसमें पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस में क्या होता है कि अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, तो ये मैंने बात आपको पहले कई बार बता दी है कि अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज घटता है, जिस वजह से साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब सीधी सी बात है, अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स का, तो उसकी रेडियस भी इंक्रीज़ होगी, और अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रही है तो आयनिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट लिया मैंने, रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में भी कर लेना है, शॉर्ट नोट में भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स या ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे आते हैं एल्कली मेटल्स के ग्रुप में, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। इसका रीज़न क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिथियम, सोडियम और पोटाशियम लिया है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिया है, प्लस मैंने इनका इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाए हैं ऑर्बिटल्स में, या जो इनका ऑर्बिटल डायग्राम होता है वो भी मैंने बनाया है। तो लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 1, ऐसे ही सोडियम में 2 8 1 और पोटाशियम में 2 8 8 1। अब इनकी रिएक्टिविटी एक्सप्लेन कैसे करेंगे। एज वी गो डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स, देयर फॉर द रेडियस ऑफ द एटम इज बिगर। देखो रेडियस का पॉइंट मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन भी किया और यहाँ पे आ भी गया। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे आएंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ
शेल्स भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते हैं, जिस वजह से साइज़ बड़ा होता जाता है इस ग्रुप के एलिमेंट्स का, और इस वजह से इसकी रेडियस क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे रेडियस बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, सो देयर विल बी लेस अट्रैक्शन बिटवीन द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस एज द आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी फर्दर अवे। तो ये पॉइंट भी मैंने बता दिया, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी साइज़ बढ़ेगा, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देयर इज़ इंक्रीज शील्डिंग ऑफ इनर शेल्स। ठीक है, जिस वजह से जो इनर शेल की जो शील्डिंग होती है वो बढ़ जाती है। सो ये तीनों रीज़न मिलके बताते हैं कि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की रिएक्टिविटी वो होती है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। ठीक है, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस दैट द आउटर इलेक्ट्रॉन इज़ मोर इजीली लॉस्ट एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो जिस वजह से जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो ईजिली रिमूव होगा और वो रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, अगर हम लिथियम में देखें तो लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, वो रिमूव तो करेगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो आगे अगर हम देखते हैं पोटाशियम में हमारा जो नंबर ऑफ़ शेल्स और बढ़ जाते हैं, जिस वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर चला जाता है, तो उसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये रिएक्टिविटी भी क्लियर हो गई होगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आप इसको देख ले। इसके बाद आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, एल्कली मेटल्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ दे हैव फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। मतलब कि एल्कली मेटल्स को पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में रखा गया है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप सभी को पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही हम एलिमेंट्स की पोजीशन बताते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, सेकंड है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये पॉइंट मैंने 3 बार बता दिया, तो वही पॉइंट है एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे इनकी जो मेटेलिक बॉन्ड होगा ये डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन में आपने अच्छे से देख लिया कि क्या क्या हम कहाँ इसको प्लेस कर रहे हैं, इनका एटॉमिक रेडियस क्या होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वाई ग्रुप 1 फर्स्ट एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। वैसे तो मैंने इसका आंसर सबसे पहले ही दे दिया था आपको, फिर भी यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। These hydroxides dissolve in water forming alkaline solutions. This is why they are called alkali metals. मतलब जब हम एल्कली मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जो कि मैंने अभी पीछे रिएक्शन दिखाई भी थी। हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ ही क्या बनाया था, हाइड्रोजन। अब अगर इन हाइड्रोक्साइड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करा दें तो वो कैसे सॉल्यूशन देता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। उसका पता कैसे चलता है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल होता है, जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट, वाई एल्कली एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ऑयल। देखो मैंने ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है जस्ट कि इनकी लैंग्वेज आपको कैसे बनानी है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में दिया है यहाँ पे। तो वाई एल्कली मेटल्स या एल्कली एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ऑयल, तो इसका भी आंसर मैंने दे दिया क्योंकि ये मॉइस्चर से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, या ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करते हैं। तो एल्कली मेटल्स नीड टू बी स्टोर्ड अंडर ऑयल टू प्रिवेंट दैम रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर इन द एयर। प्लस इसके साथ ही आप लिख सकते हैं कि ये इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन से या इन्वायरमेंटल वाटर या मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। इस वजह से इनको हम किस में रखते हैं, ऑयल में रखते हैं। तीसरा है व्हाट इज़ द ट्रेंड इन डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का पॉइंट पीछे नहीं आया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। द एल्कली मेटल्स जनरली बिकम मोर डेंस गोइंग डाउन द ग्रुप बट द ट्रेंड इज़ नॉट परफेक्ट बिकॉज पोटाशियम इज़ लेस डेंस देन सोडियम। मतलब कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं ये ज़्यादा डेंस होते हैं अगर हम ऊपर से नीचे आएँ, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है हमारा, पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम जो होता है सोडियम से कम डेंस होता है, जबकि पोटाशियम इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और आप सभी को पता है केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस पे ही ध्यान दिया जाता है। तो चीज़ आप पढ़ लोगे वहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, तो एक्सेप्शन को कभी मत भूला करो।
टॉपिक पूरा होता है और इसमें मैंने आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेंसिटी, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्लस मैंने इसमें छोटे छोटे से क्वेश्चंस या फैक्ट भी ऐड किए हैं। तो चलिए, आप अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो आप इसको नोट कर लें या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी सेव कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।